की वीडियो में हमने देखो इंट्रोडक्शन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं, क्या उसकी कैलकुलस होगी, कैसे उसके मोड के कर्व्स बनेंगे, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उसकी पूरी कैलकुलेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हम लोगों ने कर ली है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रेडी हो जाए। ठीक है, स्वागत है आप लोगों का TLH ई-लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता एंड हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितने भी सारी चीज़ें हो सकती हैं वो कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे चीज़ों को हमें समझना है एंड डील करना है। राइट, चलो तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा अच्छे से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, किस तरह से हमें दिखेगी क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एंड देन मैं बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो आप उसको ग्राफ पे कैसे डिनोट कर सकते हो, अगर मोड फंक्शन आ जाए तो उसको ग्राफ पे कैसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं उसकी कैलकुलस समझाऊंगा आपको। कैलकुलस में आपको मैं बताऊंगा कि वो कर्व डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं, उसका लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस कर्व का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, किस कर्व का लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो जो कैलकुलस रिलेटेड पार्ट है, डिफरेंशिएशन अलग से डिस्कस करूंगा इसका मैं, बट कुछ थियोरेटिकल जो पार्ट होगा वो मैं इस थर्ड पॉइंट के अंदर आपको बता दूंगा। राइट, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने के, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो वो मैं बताऊंगा आपको। एंड देन मोड फंक्शन अगर आ जाए रूट के अंदर तो आपको कैसे रूट फाइंड करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि कौन से रियल रूट्स होंगे, कौन से इमेजिनरी रूट्स होंगे, कब डिफरेंट रूट्स आएंगे, कब सेम रूट्स आएंगे, कब नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, कब आइडेंटिटी देखनी है, कब इक्वेशन देखनी है। तो ये सारी चीज़ हम नेचर ऑफ रूट्स में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन आता है हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट, थोड़ा सा इजी पार्ट रहेगा। एंड देन इंटीग्रेशन में एक छोटा सा एक मेथड बताऊंगा आपको कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने से लिखी आ जाए तब कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल में अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल मेथड्स रहेंगे, आराम से पढ़ना। थोड़ा सा लेंदी हो जाए ये वीडियो तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। राइट, चलो नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन अच्छे से ना फोकस करके सुनना है आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या चीज हो रही है ना। देखो मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो अच्छे से समझना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एक्चुअली में, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे मेरे को, द्विघात, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। ठीक है, द्विघात समीकरण। राइट, तो द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा, जो वेरिएबल हमारे पास है, जितना भी वेरिएबल होगा अननोन होगा, उसकी पावर होगी 2। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर बोल सकते हैं, सेकंड पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको मैथमेटिक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी रहेगी ना, तो उसका एक मैं जनरल फॉर्म बताता हूं आपको कि जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो जनरल फॉर्म जैसे पता चलेगा आपको, थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक, सपोज कोई y की वैल्यू आपको दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो एक्चुअल में तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी हायर डिग्री जो है वो नेग्लेक्ट हो चुकी है, उनके कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पे सिर्फ सेकंड, फर्स्ट और 0 बचा है। मैटर क्या करेगा, देखो a b c क्या चीज है, a क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना रियल नंबर, और a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, a कांट बी इक्वल टू 0, ध्यान रखना। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर इक्वेशन तो लीनियर हो जाएगी। राइट, ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट इट कांट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकती, और एक रियल नंबर होगा। वैसे हम देखें b क्या होगा, b भी हमारा रियल नंबर होगा, और c क्या होगा, c भी एक रियल नंबर होगा। राइट,
रियल नंबर होगा। ये फिक्स नोटेशन है, ठीक है सर। एग्जांपल बताओ, समझ में नहीं आया। देखो सपोज कोई y इज इक्वल टू आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पर आप देखने जाओगे कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 और सारे के सारे रियल नंबर हैं और a की वैल्यू 0 भी नहीं है, राइट। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है इक्वेशन x की फॉर्म में आए, इक्वेशन y की फॉर्म में आ सकती है। इक्वेशन y की फॉर्म में आ सकती है, कैसे? x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी, इक्वेशन ऐसे आ सकती है, राइट। इसको ड्रॉ करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, ये समझ रहे हो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा हम अगर इसको फंक्शन बोलें कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है किसी को पता हो तो? फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन एक तरीके का एक मशीनरी होता है जो क्या करेगा, किसी इनपुट को किसी आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं इसको फंक्शन लिख लूं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल x है और उसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4। सो ये फंक्शन की कंडीशन दे दी। मैंने क्या बोला? फंक्शन एक ऐसी मशीनरी है जो किसी इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करती है। तो सपोज आप x की वैल्यू 2 डालो या 1 डालो, कुछ भी डालो, एट x इक्वल टू 1 आपको क्या पता चलेगा? फंक्शन की कोई वैल्यू पता चलेगी। तो 1 की वैल्यू पुट करोगे, देन यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 डाल दिया यहाँ पर, 1 यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर 1 डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 4 प्लस 3 7 और प्लस 8, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8। तो फंक्शन ने क्या बोल दिया? अगर फंक्शन में आप 1 इनपुट डालोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसको फंक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये फंक्शन किसका है? y का फंक्शन है जिसके अंदर y वेरिएबल है, समझ रहे हो। जो वेरिएबल होता है उसको अंदर लिखते हैं और आगे इसको लिख देंगे इस तरह से बी वाई प्लस में सी। तो ये जो नोटेशन है ये मैं बार बार यूज करूंगा फंक्शन वाली, राइट। और इसको बार बार फंक्शन भी बोलूंगा कि ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आपको 11th में 12th की स्टार्टिंग में सेट्स एंड फंक्शंस अच्छे से पढ़ाए गए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे ना, रिलेशन और फंक्शन किस तरह से सोल्व होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बता दिया कि एक फंक्शन है और ऐसे ये सोल्व होता है। छोटी छोटी दो काम की बातें और कि डिग्री क्या होती है इसकी। डिग्री समझ में आती है कि आपको? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? हमेशा 2 होगी। ऑर्डर कितना होगा? देखो ऑर्डर क्या है, देखो ये इक्वेशन आपको दे रखी है सामने, दिस इज द इक्वेशन, या फिर ये इक्वेशन देख लो, इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है? 2 है। अच्छा, ये पावर की टोटल पावर कितनी है ऊपर की तरफ? आप देख सकते हो ऑर्डर इसका कितना रहेगा? 1 रहेगा, राइट। अगर ग्राफ पे इसको बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, राइट। तो अब हमारा मेन कंसर्न क्या हो गया भाई? हमारा मेन कंसर्न हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो गाइज ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखेगी एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में कैसे दिख सकती है ना। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही खराब लाइन डली है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, अच्छे से सुनना है इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। चलो, मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, या फिर इसको y के बराबर लिख लो। इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने? सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये इक्वेशन बताइए आपको, ठीक है। इसका बनेगा क्या? फॉर श्योर इसका पैराबोला बनेगा, राइट। पैराबोला आप जानते होंगे क्या होता है। पैराबोला का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक वर्टेक्स होता है, एक एक्सिस होता है, एक फोकस होता है। तो अभी हम एक्सिस और इन सब पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम पैराबोला नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। दो चीज बताऊंगा कि पैराबोला किस तरह का होगा, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होगा, बस ये दो चीज बताने वाला हूं मैं। और इन दोनों चीज के बाद में आपको थोड़ा और आइडिया लगने लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट।
तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले बताऊं, पैराबोला बनेगा। तो जब इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें x वेरिएबल हो, तो आपको क्या देखना है, a को देखना है। क्या देखना है, a को देखना है। यू हैव टू लुक a। अगर a की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तब कुछ और केस होगा, और a की वैल्यू नेगेटिव है तब कुछ और केस होगा। कैसे, सपोज ये आपके पास कोई एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इस तरह के पैराबोला का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो अपवर्ड बनेगा। ऐसा भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, नीचे बन सकता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया ऊपर, यहां भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, कि ऊपर की तरफ खुलेगा, राइट। और जब a की वैल्यू नेगेटिव हो तब कैसा पैराबोला बनेगा, तब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह से। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दो ही पैराबोला नहीं एग्जिस्ट करते। पैराबोला कौन से एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड पैराबोला भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर फंक्शन हमारे पास ऐसा हो जिसमें y वेरिएबल हो और हम x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो वैल्यू कितनी आएगी, ay² प्लस by प्लस में c। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, देखो अगेन इसका क्या बनेगा, इसका पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, पैराबोला बनेगा कैसा, वो भी डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो कुछ और बनेगा, और a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो कुछ और बनेगा। देख लो कैसा बन रहा है। a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तब क्या होने वाला है, तब हमारा पैराबोला राइटवर्ड्स आएगा। कैसा आएगा, राइटवर्ड्स आएगा, राइट। और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तब हमारा पैराबोला कैसा आएगा भाई, लेफ्टवर्ड्स आएगा। कैसा आएगा, लेफ्टवर्ड्स आएगा। समझ रहे हो। तो ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई, इसलिए आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पैराबोला जो होगा उसके मैं दो चीज बताऊंगा, कि किस तरह का पैराबोला होगा और उसका वर्टेक्स क्या होगा। तो पैराबोला का वर्टेक्स बताता हूं आपको। देखो सिंपल है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, यहाँ पर ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सपोज दिस इज द पैराबोला वर्टेक्स, इसका ये वर्टेक्स है, इसका ये वर्टेक्स है, इसका ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो पैराबोला का सिंपल सा जो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता रहा हूं, -b/2a और -d/4a, ये होता है, ठीक है। अब b और a तो पता आप लोगों को क्या होगा, b तो होगा x का कोफिशिएंट, a होगा x² का कोफिशिएंट, d क्या है, d क्या है, d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, d की वैल्यू कितनी होती है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। क्या होती है, b² - 4ac। तो इस तरह से आप सोल्व करोगे, ठीक है। एक छोटा सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लो आप, देखो एग्जांपल क्या है, सपोज x² - 5x + 6 = y, ये आपको दे दिया इक्वेशन। सो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को बनाना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, देन मीन पैराबोला तो कैसा होगा, और x हमारे अंदर वेरिएबल है, तो पैराबोला कैसा होगा, 100% अपवर्ड होगा, ठीक है। कभी कभी तो क्या है, पैराबोला का ओरिएंटेशन देख के हम इक्वेशन गेस कर सकते हैं, इक्वेशन देख के पॉसिबल पैराबोला गेस कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से काम में आ जाता है ना। और फिजिक्स वगैरह में तो बहुत चीजें क्लियर हो जाते हैं इससे, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, क्योंकि फंक्शन है तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ नहीं आता तो फिर फंक्शन अधूरा है आप लोगों का, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी सारे कॉन्सेप्ट दूर करता है आपके, है ना। तो सपोज अगर वर्टेक्स निकालना हो हमें, तो वर्टेक्स क्या आएगा वर्टेक्स क्या आएगा, मैंने बोला वर्टेक्स आएगा -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स बताया मैंने आप लोगों को, है ना। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -5, तो यहां पे पुट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5/2a, 5/2, ठीक है। माइनस ऑफ d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac, b² की वैल्यू कितनी है, 25, -4ac की वैल्यू कितनी है, देख लो -4ac,
-4 AC 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है, 1 इंटू 6, तो डिवाइड बाई 4 इंटू 1। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, वापस से लिख लो, 5/2 कोमा माइनस, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -1/4। तो 5/2 -1/4 विल बी द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। सर ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, ड्रॉ करने का भी सबसे बढ़िया तरीका है हमारे पास। ये सपोज है ना, 5/2 -1/4 कहाँ मिलेगा आपको? सिंपल सी बात है, ये सपोज 5/2 है, ये सपोज -1/4 है, यहाँ पे मिलेगा। पैराबोला अपवर्ड है तो आप नो डाउट इस तरह से जाओगे, थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, पैराबोला ऐसा बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटेड जो पैराबोला आपका होगा, अप्रोक्सीमेटेड, तो वो ये होगा। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यूज तो आप जानते हो, ये वैल्यूज कितनी हैं? ये वैल्यूज कितनी हैं? ये वैल्यूज तो आपको पता है, 5/2 कोमा -1/4, ये तो श्योर है आपके पास। ठीक है, ये वैल्यूज और पता चल जाए, पैराबोला हमारा सही हो जाएगा एकदम से। अच्छा, ये वैल्यूज है कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कर्व जब काटेगा तो मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 करके आप एक्स की वैल्यूज निकाल लो। ठीक, उसको एक्चुअली में बोलेंगे क्या? रूट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इक्वेशन की डिग्री होती है, उसका जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को उतनी बार ही कट करेगा, है ना, या फिर बोले इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होते हैं उतनी बार कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है। तो ये जो कर्व दिख रहा है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है ना, इट इज कटिंग 2 टाइम्स। तो इस तरह के जो कर्व होते हैं, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। तो नेचर जब रूट पढ़ेंगे हम, तब आपको वापस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक एनालॉजी लेके बताऊंगा कि इस तरह का कर्व होगा, तो आप देखते ही बता सकते हो इसके जो कर्व हैं वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि डिफरेंट है कि कैसे हैं, आप देखते ही बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या बना रहे थे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे। तो नेक्स्ट देखो आप क्या करते हैं। नेक्स्ट एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर, एंड ग्राफ बनाना है हमें मोड फंक्शन का। क्या बनाना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड फंक्शन। मोड फंक्शन आ जाए तो कैसे करना है, ग्राफ कैसे बनेगा उसका, है ना। देखो, सपोज कोई हमारे पास फंक्शन है इस तरह से, दिस इज द फंक्शन, एंड फंक्शन की वैल्यू सपोज आपके पास है ax² प्लस bx प्लस में c, इस तरह से कोई फंक्शन है। तो आपके पास रूल्स होंगे, रूल्स मैं बता देता हूँ क्या होंगे। रूल्स को क्या करना है, डायरेक्ट मोड फंक्शन है ना, तो इसके ऊपर मोड तो लगाओ, दिस इज द मोड, ये मोड है, सपोज x पे मोड लग रखा है ना, तो मोड लगा दिया। रूल्स क्या होंगे इसके? रूल्स होंगे कि आपको कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ द कर्व या फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, फिर उसके बाद आपको जो नेगेटिव एक्स पे कर्व हो उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इरेज द कर्व, कौन से वाला? ओवर नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स का जो कर्व होगा उसको करना है इरेज, हटा देना है। तीसरा क्या करना है, मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग कर्व, तो ये जो आपके पास एक कर्व निकल के आएगा वो इस मोड फंक्शन का कर्व होगा। देखो सर कैसे, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। सपोज अभी मैंने आपको एक कर्व बताया, जस्ट अभी एक कर्व बता के आया। कौन सा कर्व बताया? मैंने बोला आपको कि f मोड x का जो वैल्यू है, सपोज मोड x का स्क्वायर प्लस -5 मोड x ले लो और प्लस में 6 ले लो, ले लिया। ठीक है, इस इक्वेशन के वर्टेक्स आपको पता है क्या? अभी निकाल के आए वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स आए थे? वर्टेक्स आया था 5/2 कोमा -1/4, ये वर्टेक्स आए थे।
इसको ड्रॉ कैसे किया था हमने, इस तरह से इसको ड्रॉ किया था, यहाँ पे 5/2 1/2 था इस तरह से, दिस इज द 5/2 -1/4 है ना। तो हमने सपोज कर्व बनाया इस तरह से, ये सपोज कर्व बन गया, थोड़ा बहुत अजीब सा कर्व बना है ये, है ना। सपोज ये कर्व बन गया, राइट। तो मैंने क्या बोला, इस कर्व का नेगेटिव पोर्शन हटा दो। क्या बोला, इस कर्व का नेगेटिव पोर्शन हटा दो। नेगेटिव पोर्शन क्या है, ये वाला, तो इसको हटा देते हैं। तो इसको कर दो इरेज, ये इरेज कर दिया, छोटा कर लेते हैं इरेजर को, है ना। इसको इरेज करने के बाद मैंने अगला नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, ये काम कर दिया हमने, ये काम भी कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप है मिरर इमेज ले लो रिमेनिंग कर्व की, जो रिमेनिंग कर्व बचा है इसकी मिरर इमेज जब आप लोगे इस तरफ, तो आपको मिलेगा इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ बन जाएगा। सो ये किसका कर्व होगा, ये इसका कर्व होगा, है ना। एक डब्लू जैसा बन गया, डब्लू जैसा बन गया। तो ऐसे कर्व बनते हैं, अच्छे से ध्यान से देखो इन चीज़ों को, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आता है तो अच्छे से सीख लो, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स पे मोड लगाया। सपोज मैं मोड पूरे फंक्शन पे मोड लगा दो, पूरे फंक्शन पे मोड लगाने से क्या होता है, देखो पूरे फंक्शन से मोड लगाने से बहुत अच्छा काम हो जाता है। सपोज आपके पास कोई फंक्शन आया इस तरह से कि फंक्शन पूरे पे मोड लगा रखा है, तो पूरे पे मोड लगेगा तो क्या होगा, सपोज मोड लग गया आपके पास x² + 5x + 6, इस तरह का। ये ऊपर वाला ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बस एक गलती कर दी यहाँ पर कि हमने यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे लेना हमें माइनस, तो दिस इज द माइनस, राइट। तो क्या करो, सिंपल था, आपको कर्व बनाना है, रूल्स वही है, कर्व बनाओ। रूल्स देखो आप, रूल्स हैं इसके भी। क्या करना है, ड्रॉ द कर्व, कर्व को ड्रॉ करो सिंपल सा, है ना। फिर क्या करो, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाली चीजें हो उसको हटा दो, इरेज द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन हटाओ, ठीक है। और क्या करना है, नीचे का पोर्शन हटाने के बाद जो बचे उसका मिरर इमेज ले लो, नीचे वाला हटाने के बाद जो नेगेटिव एक्स में बचे उसका मिरर इमेज ले लो, है ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने y = mod x का कर्व लिया था, है ना। कैसे लिया था, पहले तो आपने y = x को ड्रॉ कर लिया इस तरह से, फिर आपने क्या किया, x के नीचे जितना भी कर्व था उसको हटा दिया, तो ये रिमूव कर दिया आपने ना। इसको रिमूव करने के बाद इसकी हमने ले ली मिरर इमेज, कहाँ पर, इस डायरेक्शन में, तो मिरर इमेज आ गई। जितना नेगेटिव में था उसका ऊपर की तरफ मिरर इमेज आ गया, राइट। वैसे ही अगर हम इस कर्व को सोल्व करना चाहें, इस कर्व को सोल्व करना चाहें, कहाँ गया एरा, इसको सोल्व करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, नीचे वाला ना हटाना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटाओ और इसकी क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो इस तरह से। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये वाला, ये होगा आपका कौन सा, मोड के लिए कर्व, है ना। तो बना देता हूं मैं यहाँ पे, सो कर्व बनेगा इस तरह से। सपोज ये आपका कर्व है, तो आपको नीचे वाला सारा हटाना है और कर्व बन जाएगा ये वाला ऐसे, और ये आप रिमूव कर दो इस पे, ठीक है। तो अगेन एक बढ़िया सा एक डब्लू बन गया आपके लिए, ठीक है। पर आपको अलग डिजाइन अलग हो गया, उस टाइम डिजाइन अलग था, ये डिजाइन अलग हो गया, है ना। तो आप लोग अच्छे से इस चीज को देखो कि कैसे हो रही है ये सब चीजें, है ना। चलो, तो इस तरह से ना आप ग्राफ पे किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई कर्व आपका क्वाड्रेटिक नेचर का हो, है ना, क्वाड्रेटिक नेचर का अगर कोई कर्व है तो यू कैन शो दैट कर्व ऑन ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला करना हमें कैलकुलस। कैलकुलस बताऊंगा इसी के अंदर ही, कैसे बताना है कैलकुलस के अंदर। देखो सपोज आपके पास ये सिंपल सा कर्व है इसका और इसका डायरेक्ट कर्व आपके पास, है ना। तो आपने डायरेक्ट बना दिया ये वाला बना दिया। तो कैलकुलस में सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊंगा क्या, कैलकुलस में सबसे पहले चीज करेंगे हम कंटिन्यूटी। क्या करेंगे, कंटिन्यूटी, कि कर्व कंटिन्यूस है कि नहीं, कर्व कंटिन्यूस है कि नहीं। देखो आप देख रहे हो ये कर्व चला यहां से चला
आगे भी चल का आ रहा है और ये चलता 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 आया और ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए मैं एक नीचे वापस कर्व बना ही लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं अपन इस तरह से। ये किसका कर्व है? ये आपका कर्व है वही x² - 5x + 6, ठीक है, इसका कर्व है, ठीक है। कर्व कंटिन्यूस है क्या? बिल्कुल सर कंटिन्यूस है, ये कर्व तो बिल्कुल कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कर्व है, ब्रेक नहीं हो रहा ना कहीं। कर्व कहीं पे ब्रेक हो तब तो बात अलग है, ब्रेक हो ही नहीं रहा, ठीक है। फिर अगर बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, डिफरेंशियबल है कि नहीं, है ना, सेकंड थिंग, ये पूरे डोमेन के अंदर है ना, डिफरेंशियबल है कि नहीं, तो डिफरेंशियबिलिटी देख लो। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ग्राफ पता है तो, अगर शार्प एजेस बन रहे हो ग्राफ के अंदर, देन वो कर्व डिफरेंशियबल नहीं होता। हालांकि दूसरे मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे पास, जिस इक्वेशन से हम चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशियबल है कि नहीं, बट मैं सब ग्राफ से बता रहा हूँ आपको, ग्राफ से कैसे देख सकते हो आप। तो ये कर्व जब चलेगा तो एकदम स्मूथ चलेगा, इसके अंदर कोई शार्प एज नहीं होंगे। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या होगा? डिफरेंशियबल होगा, डिफरेंशियबल होगा कहां पर? इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के अंदर ये क्या रहेगा? डिफरेंशियबल रहेगा, राइट, ठीक है। तो सर कौन सा कर्व डिफरेंशियबल नहीं रहेगा? देखो ऊपर चलो, अभी जस्ट ऊपर चलेंगे। अभी ये जो कर्व हमने बनाया है, देखो ये वाला कर्व हमने बनाया, ये वाला कर्व, इसके अंदर देखो यहाँ शार्प एज आ गया, ये दिस इज द शार्प एज, है ना। तो ये कर्व इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपन को, इस पॉइंट पर क्या है? नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल, है ना। वैसे ही अगर हम नीचे वाला कर्व देखें, ये वाला कर्व, तो ये कहाँ कहाँ डिफरेंशियबल नहीं है? ये दो जगह डिफरेंशियबल नहीं है हमारे पास। कहाँ कहाँ पे? एक तो ये कर्व यहाँ डिफरेंशियबल नहीं है इस पॉइंट पर, एक ये कर्व यहाँ डिफरेंशियबल नहीं है इस पॉइंट पर, है ना। दो जगह ऐसी हैं जहां पर ये कर्व डिफरेंशियबल नहीं है, नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल, राइट। चलो, तो ऐसे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखना है इसकी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। क्या देखना है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये सपोज इसका वर्टेक्स है, ये सपोज इसका वर्टेक्स है, तो यहां से कर्व लेफ्ट से जब आएगा वर्टेक्स तक और आप x की वैल्यू डालोगे तो कर्व क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग कर्व। तो यहां से लेके पीछे की तरफ ये कर्व क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, मतलब आ इधर रहा है तो डिक्रीजिंग है। और वर्टेक्स से आगे की तरफ जो कर्व जा रहा है तो कैसा हो रहा है? इंक्रीजिंग कर्व हो रहा है। कैसा हो रहा है? इंक्रीजिंग कर्व हो रहा है। तो ये कर्व इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है ना। और ये कर्व ने देखो पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया, तो सपोज ये पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट को क्या बोलेंगे? दिस पी पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? वो पॉइंट जहां पर कर्व अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ले ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब देखो कोई चीज डिक्रीज हो रही है फिर वो इंक्रीज हुई, इसका मतलब वो अपने मिनिमम वैल्यू पे जा चुकी है। तो ये पी पॉइंट जो होगा ना, वो क्या होगा? इसका लोकल मिनिमा होगा। क्या होगा? लोकल मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी इसकी कितनी? इतनी। मैक्सिमम इन्फिनिटी कुछ नहीं पता अपन को, मिनिमा में पता है, इसका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सपोज कोई एक ऐसा कर्व बन जाता हमारा, इस तरह का कर्व बन जाता, सपोज ये कोई कर्व बन जाता, ठीक है। तो इस कर्व में क्या होता? सपोज ये वर्टेक्स है और हम यहां से आते हैं इस तरफ से, तो ये कर्व की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो रहा है ना ये कर्व, तो दिस इज इंक्रीजिंग। और इस पॉइंट के बाद ये कर्व की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो ये कर्व यहां से कैसा होगा? डिक्रीजिंग, राइट। और इसके अंदर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये P है, लेकिन यहां पर ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लोकल मैक्सिमा। क्या शो कर रहा है? लोकल मैक्सिमा, राइट। तो आप कर्व को देखकर उसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसका मैक्सिमा, उसका मिनिमा, उसका इंक्रीजिंग कर्व, डिक्रीजिंग कर्व कैसे उसका बनेगा वो आप बता सकते हो। इसलिए बोलता हूं अगर ग्राफ ड्रॉ करने आते हो तो आपके जो एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाते हैं, हवा में खत्म हो जाते हैं, देख के खत्म कर दोगे आप, है ना। ग्राफ नहीं बनाने आते तो बस वही है, फॉर्मूला लगाओगे, चेक करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इसका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला से भी पता चलता ही है,
क्या कैसे निकालोगे फॉर्मूला करके, आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन किया आपने, फिर आपने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, अगर वो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा है, अगर नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा है, फिर उसकी वैल्यू निकाल कर आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो, यही तो करते हो आप। तो सिंपल तो तरीका है, मैं इसकी वैल्यू पहले ही बता देता हूँ आपको, -1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, देख के पता चल जाएगा वर्टेक्स बनाते ही, है ना। और अब चलो आप निकाल के देख लो, सपोज y इज इक्वल टू आपको पता है x² - 5x प्लस में 6, आपको निकालना है dy/dx, निकालो कितना आएगा 2x - 5, ठीक है। आपको सेकंड करना पड़ेगा, इसका कितना आएगा dx², कितना आ जाएगा 2, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा, इतना तो श्योर हो गए हम यहाँ से, है ना, ये श्योर हो गए। अब इसको जब आप जीरो रखोगे, इस वैल्यू को जब आप जीरो रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। अब इस 5/2 को यहाँ पर पुट करो आप, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखो 5/2 जैसे पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 25/4 माइनस 5/2 है ना, 25/2 प्लस 6, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 25 और यहाँ से कटेगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 - 50 - 24 डिवाइड बाई कितना आ गया 4 आ गया, वो काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 और 49 माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1/4। तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा इसका लोकल मिनिमम -1/4 है। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया, ग्राफ ड्रॉ करके जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट, वही तो मिनिमम वैल्यू है इसकी, है ना, वही तो इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ग्राफ से इन चीज़ों को, और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप ज़्यादा पेन चलाना चाहते हो, ज़्यादा घिसना चाहते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो MCQ आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, है ना, टाइम होता नहीं है करने का, बहुत कम टाइम होता है, तो कुछ क्वेश्चंस तो इसे देख के हो जाने चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से होने चाहिए आप लोगों से, राइट। चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैलकुलस, हमने कर लिया, ठीक है, कैलकुलस इतना ही पढ़ेंगे कैलकुलस में हम। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो रूट्स होंगे क्या, रूट्स क्या होंगे, रूट्स वो वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो इक्वेशन को जीरो बनाएगी, इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं, जीरोस, है ना, या बोल दो वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज, है ना। तो डिफाइन करने की से खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सपोज कोई एक इक्वेशन है, वही मैं तो एक जनरल इक्वेशन लेके चलता हूँ हमेशा, सपोज दिस इज अ इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपने ड्रॉ किया ऐसे करके, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन, यहाँ एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली, तो एक सिंगल वैल्यू ये रही, एक सिंगल वैल्यू ये रही, आपने चेक किया कि ये दो इसके जीरोज हैं, मतलब ये x की वो वैल्यूज है जहाँ पर y जीरो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जीरोस निकालना है, तो इस इक्वेशन को किसके बराबर जीरो करना पड़ेगा, y की वैल्यू आपको जीरो के बराबर करनी पड़ेगी। सो y की वैल्यू जीरो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ax² प्लस bx प्लस में c की वैल्यू आपने जीरो कर दी, ठीक है। सर x की वैल्यू निकालो, निकालते हैं। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, तो x² प्लस में b/a इंटू एक्स प्लस c/a, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो कैसे करना है हमें, देखो इसकी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आप। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक सिंपल मेथड है कि जो x का कोफिशिएंट हो उसको आधा करो, फिर उसका स्क्वायर करो, राइट, फिर उसके स्क्वायर को ऐड करना है और माइनस करना है, ये मेथड रहेगा। देखो अभी करते हैं हम, कैसे होगा, x² प्लस b/a इंटू एक्स, अब इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा ये b/2a, ठीक है। इसके स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, और इसी के स्क्वायर को क्या करना है, माइनस करना है, तो इसी के स्क्वायर को माइनस कर दो, प्लस c/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको जो ये टर्म दिख रही है ये बन रही है परफेक्ट स्क्वायर, देखो बना के देखो, x प्लस b/a आएगा क्या, b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। खोल के देखो, इसको एक्सपेंड करके देखो, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे तो ये बन रहा है क्या पूरा, देखो x² प्लस 2ab, 2 से 2 कटा, ab ये रहा, b² है ना, पूरा का पूरा इक्वेशन बन रहा है। माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, कितना आ जाएगा b² अपॉन 4a प्लस
c अपॉन a इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को राइट साइड भेज दो। राइट साइड जैसे ही भेजोगे कितना आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई यहाँ पे स्क्वायर है ना इसका, हाँ 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या बनेगा, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये बनेगा। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन 2a, साथ में लिख दो इसको अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये पूरे के नीचे आ गया और ये हमारा इक्वेशन रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये एक डेरिवेशन है जो मैंने करवा दिया, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको श्रीधर फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, काफी सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला है, नॉर्मल ऑपरेशन लगा के हमने इसको x की वैल्यू को सोल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हमसे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता या फिर हम करना नहीं चाहते। कैसे, सपोज एग्जांपल देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, ठीक है, बराबर 0। निकालो x की वैल्यूज। x की वैल्यू सोल्व करने जाओगे तो b की वैल्यू आप सब रखोगे कितनी, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहां से। सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आएगा 3 आएगा और दूसरा कितना आएगा, दूसरा आएगा आपके पास 2। तो 3 और 2 दो वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यूज कितनी है, 3,0 और ये वैल्यू कितनी है इधर वाली, ये है 2,0। सॉरी, उल्टा कर देना इसको, ऊपर इधर उधर है, ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक बात और पता चली, यहाँ पर दो वैल्यूज आ रहे हैं। मैंने बोला था ना दो वैल्यूज आएंगी। तो ये कर्व है, ये कितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को, 2 टाइम्स। इट विल कट 2 टाइम्स। तो ये कर्व कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा, इसलिए इसकी दो वैल्यूज आई। तो कितना आ गए, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे इसी में रूट्स के अंदर ही देखना है हमें, कुछ रूट्स के अंदर ही देखना है कि एक छोटी सी बात है। जैसे कि आपको मैंने वापस इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पर, कितनी, अब क्या तो रूट्स निकाल रहे हैं ना, तो कितने लिखेंगे, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं सम ऑफ रूट्स। आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और सपोज रूट्स क्या है, रूट्स आपने बोल दिया सपोज एक अल्फा है और एक बीटा है। क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स करना आपको। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस बी बाई ए। कितनी होगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, वो क्या होगा, अल्फा बीटा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, सी बाई ए। ठीक है, अगर इन दोनों चीज को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना चाहते हो तो कैसे इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको इस फॉर्म में जब हम बनाएंगे तो ये भी एक तरीका होता है रूट्स को निकालने का। ये भी एक तरीका होता है रूट्स को निकालने का। कैसे भाई, कैसे निकलते हैं रूट्स, देखो सपोज आपके पास एग्जांपल दे रखा है, सेम कॉपी कर रहे हैं हम एग्जांपल, बार बार सेम एग्जांपल ही सोल्व कर रहे हैं ताकि क्या है, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। एक एग्जांपल से अगर सारी चीजें हो रही हैं तो बस होने दो, क्या दिक्कत है ना। तो ये करना है हमें। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, सम ऑफ द रूट्स। इससे कंपेयर करोगे तो ये क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या करना है, कुछ ऐसी चीजों में तोड़ो जो सम 5 बना दे और मल्टीप्लाई 6 बना दे। तो अगर मैं 3 और 2 को देखूंगा, उनको ऐड करने पे 5 बनता है, मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता है। तो अब क्या कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है,
क्या करो, इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, कितना आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर से आपको x माइनस 3 कॉमन लेना है, तो कितना आ जाएगा x माइनस 3, अंदर इसमें से x बच जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बन गए, एक तरीके से ये फैक्टर्स बन गए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन गए। क्या बोल रहा है पूरा इक्वेशन कि 0 होना चाहिए। 0 कब बनेगा, या तो आपका ये 0 हो जाए, या तो आपको इसको 0 करना है, या आपको इसको 0 करना है। तो पहले एक बार इसको 0 कर दो, फिर एक बार इसको 0 कर दो, ठीक है। डायरेक्ट x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x माइनस 2 की वैल्यू 0 करोगे तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 2। 3 और 2 अभी तो निकाली थी, 3 और 2 है ना, वो फॉर्मूला यूज करके 3 और 2 ही निकाली हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो ऐसे क्या निकल सकते हैं, रूट्स निकल सकते हैं, इस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना। अभी थोड़े और क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बारे में। सो गाइस ये जो आपका आया है रूट, कितने रूट्स आए हैं भाई, 2 रूट्स आए हैं, कितना आए हैं 2 रूट्स, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन का ले लेते हैं, अच्छा सा एक एग्जांपल चल रहा है मेरे दिमाग में, इसी को ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, y मत लिखो इसको लिख लो मोड x स्क्वायर माइनस 5 मोड x प्लस में 6 बराबर 0। सपोज ऐसी इक्वेशन आ जाए, क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो सिंपल रूल है, पहले डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे, तो आपको पता है अभी निकाल के आए x की वैल्यू, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। मोड x की जो वैल्यू है वो एक तो 3 आएगी, और एक मोड x की वैल्यू है वो 2 आएगी, ठीक है। अब मोड हटेगा एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, कैसे, सपोज x की वैल्यू -3 हो तो मोड माइनस के साथ हटेगा तो 3 आ जाएगा, मोड के अंदर 3 हो तो मोड बिना माइनस के साथ हटेगा तो 3 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी +-3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी +-2, है ना। मोड लगते ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 4, कितने हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 4, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई आपकी कि मोड आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। सपोज आपको बोल दिया कि फाइंड quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta, where alpha and beta are the roots for equation ax square plus bx plus में c, है ना। क्या बोल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो रूट है वो कितने हैं, अल्फा और बीटा हैं, वो कितने हैं अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको वो इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो, ठीक है। सिंपल तरीका भी जस्ट समझा के आया हूं, क्या करना है, इक्वेशन को जज करना है। चलो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको एक वो लिख लो, सम ऑफ द रूट्स लिख लो, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स लिख लो। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं इसका, सम ऑफ द रूट्स, सम कितना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, है ना। सोल्व करोगे एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, ऊपर कितना बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो 1 बाई बीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो इन सब की वैल्यूज आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितनी है -b/a। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है क्या, पता है, कितनी है c/a। इन सबको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी -b/a अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c/a, तो क्या बन जाएगा -b/c बन जाएगा। यहाँ पर पुट करोगे कितना बन जाएगा
अल्फा बीटा की वैल्यू a बाई सी बन जाएगा। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा कितना, b बाई सी इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कितना आ जाएगा, a बाई सी बराबर 0। अब c को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में a। देखो उल्टी हो गई इक्वेशन, अरे उल्टी हो गई इक्वेशन। इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा बीटा के लिए, जैसे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा किया इक्वेशन होगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना। तो ध्यान रखना ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, अगर रेसिप्रोकल हो तो डायरेक्ट कर लेना और तरीके से इसको सोल्व कर लेना, है ना, आंसर आ जाएंगे। चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, है ना। तो आपको बतानी है इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन फॉर रूट्स है अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, है ना, ये बतानी है आपको। तो ये होमवर्क आप लोगों का, दिस इज द होमवर्क, राइट। वैसे इसका अप्रोच है ना वो बहुत इजी रहेगा। अप्रोच क्या रहेगा कि आप इन दोनों को ऐड करना, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये करोगे आप। फिर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ये बनेगा। इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा फॉर्मूला अंदर मर्ज कर दिया मैंने, अल्फा बीटा, ठीक है। इस पूरे की वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, इस इक्वेशन से। तो जैसे जैसे आप इनकी जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, काटोगे क्या बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो काफी सारी चीजें सही भी होने वाली हैं, आप अच्छे से सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब करना है हमें नेचर ऑफ रूट्स। क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर मतलब कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे, कैसे होंगे, पता चलेगा आपको। सपोज कोई इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, रूट्स आपके रियल हों एंड डिफरेंट हों, है ना, डिफरेंट हो, रियल हो और डिफरेंट हो। इसकी कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहले ग्राफ बताता हूं इसका। इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, वो इक्वेशन को काटेगा, चाहे या तो ऐसे काटे चाहे या तो ऐसे काटे, कैसे भी काट सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड वर्टेक्स। तो ये दो जगह इसको क्रॉस करेगा। ये क्या बता रहा है, टू सॉल्यूशन बता रहा है ना, टू सॉल्यूशन, राइट। अच्छा कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि जो डी आपके पास होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो एक्स की वैल्यू क्या बताई मैंने, एक्स की वैल्यू तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। अब यहां पर b सही है एकदम, 2a सही है, प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है वो ही दो रूट की वैल्यू दे रही है। तो अगर ये चीज जीरो हो गई, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट बचेगा माइनस बी बाई 2a। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो रूट हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट को एक वैल्यू देगा और वो एक बार b के अंदर जुड़ेगी और एक बार माइनस होगी तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। तो d मस्ट बी पॉजिटिव, और d है क्या, d है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ऐसा कर्व बनेगा इसका, ठीक है, इस तरह का कर्व बनेगा। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, रूट्स रियल होंगे, रियल जो रूट्स होंगे वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे, काटेंगे, रूट रियल होंगे बट सेम होंगे। कैसे होंगे, बट इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट जो होंगे उसका कर्व कैसा बनेगा, देखो कर्व बताता हूं। सबसे पहले वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसे इस तरह से टच करेगा। कैसे टच कर सकता है, बट एक जगह पे ही टच करेगा, दो जगह काटेगा नहीं उसको ना। इट विल नॉट इंटरसेक्ट एट टू प्लेसेस, इट विल ओनली टच
एट अ सिंगल पॉइंट, और वो जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन इसके, 1 सॉल्यूशन इसका है, तो 2 पर दोनों सेम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 0, राइट। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो होगा आपके पास, रूट हमारे इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे एंड कॉन्जुगेट, एंड डिफरेंट ही होते हैं इमेजिनरी तो, ठीक है। ऐसे का कर्व कैसे बनेगा आपके पास, कर्व बनेगा हवा में ऊपर या नीचे, है ना एक्स एक्सिस को काटेगा ना वाई एक्सिस को काटेगा। वाई एक्सिस को काट सकता है अगर इक्वेशन ये वाली है तो, ठीक है, और एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, ये हवा में चला गया ऊपर, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो अगर आपको अच्छे से कर्व ड्रॉ करना आता है किसी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना आता है, देन आप आराम से देख के बता सकते हो उसके जो सॉल्यूशन है इमेजिनरी है, 1 है, 2 है, रियल है, कैसे हैं, आप कर्व को देखते डायरेक्ट खत्म कर सकते हो उसको, है ना। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका जो कंडीशन होगा उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं, 10th में तो बहुत क्वेश्चन आए होंगे इससे रिलेटेड आपके। एंड अब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जेई या नीट के अंदर या फिर कभी फिजिक्स के अंदर ऐसी कंडीशन बन जाए जब इमेजिनरी रूट्स हों, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सिंपल सा नोट ध्यान रख लो, नोट क्या है, जब भी इमेजिनरी रूट्स हों तो उसकी जो वैल्यूज है वो आती है कॉन्जुगेट फॉर्म में, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स are always in conjugate form। कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। सर कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट देखो ऐसा होता है, सपोज x की एक वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस में 2i, है ना, ये आ गई, तो जो दूसरी वैल्यू होगी x की वो कितनी आएगी, 3 माइनस 2i, तो ये होता है कॉन्जुगेट फॉर्म। तो कभी कभी क्या होता है, आपको एक x की वैल्यू दे देता है और इक्वेशन पूछ लेता है। देखो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं ना, इससे अच्छा तो एग्जांपल ही कर लेते हैं। एग्जांपल क्या करें, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one of the root is 2 प्लस में 3i, है ना, ये बोल दिया। तो अल्फा की वैल्यू दे दी सपोज हमें 2 प्लस में 3i। तो जब भी इमेजिनरी रूट हो उसको क्या बोलेंगे, बीटा जब आएगा आपका क्या आएगा, कॉन्जुगेट में आएगा, डायरेक्ट ही कर दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, तो माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इनको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 9, तो ऐड हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 13, शायद कुछ ऐसे करके आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा, आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये i क्या है, i होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर जिसके अंदर -1 का रूट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे हम, है ना, आयोटा को भी डिस्कस करेंगे, इसको आयोटा बोलते हैं, राइट। तो ऐसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, देखता हूं मैं। क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और बोला है फाइंड द set of values of a for which equation has more than two solution, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अब किसी का दिमाग चल रहा होगा कि बोले सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, है ना, किसी का चल रहा होगा दिमाग में ना।
तो हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो इक्वेशन बोलेंगे नहीं उसको, क्यों नहीं बोलेंगे? कि वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी। जो भी कोई आइडेंटिटी होती है, हर आइडेंटिटी के सॉल्यूशन होते हैं, 2 से ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और उसके जो ये आपको दिख रहे हैं ये वाली चीज़ें, ये होंगी जीरो, ये होंगी जीरो। तो अगर मैं आपको बोल दूं फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच इट हैज़ रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज होगा तो आपका अलग तरीके से करोगे इसको। और अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इसके मोर देन 2 सॉल्यूशन होंगे, तो श्योरली ये क्या है? दिस इज एन आइडेंटिटी। ये क्या है? एक आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को सोल्व करने के लिए क्या करो? सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू जीरो करी, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 की वैल्यू जीरो करी, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 की वैल्यू जीरो करी, ठीक है भाई, कर दी। करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, एक 2 आएगी, एक -2 आएगी। सोल्व करके देख लेना। यहाँ से सोल्व करोगे तो एक 2 आएगी, एक 1 आएगी, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके देखोगे तो एक 2 आएगी, एक 3 आएगी, ठीक है। तो वो ए की वैल्यू जो सबको जीरो बना रही है वो कौन है? वो है 2, वो है 2, हर में 2 है। तो ए की जो वैल्यू है हो जाएगी 2। वैसे सेट पूछा था तो सेट में बना देना, तो 2 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, हो भी जाते हैं, ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में लिखता हूं। क्वेश्चन है l माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि वन रूट इज डबल ऑफ अनदर, वन रूट इज डबल ऑफ अनदर, दूसरे का डबल है। तो आपको करना है, और क्या बोल रहा है? L इज रियल, L इज रियल, देन प्रूव M इज, क्या बोला इसने? लेस देन इक्वल टू 9/8। ये बोल दिया, लेस देन इक्वल टू 9/8, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक रूट दूसरे के डबल है, तो सपोज कर लो सॉल्यूशन करते टाइम कि वन ऑफ द रूट विल बी अल्फा। तो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 2 अल्फा है। तो सम ऑफ द रूट जब आप निकालोगे तो इसका सम ऑफ द रूट क्या आएगा? L अपॉन L माइनस एम आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट? 2 अल्फा स्क्वायर। वैल्यू कितनी होगी उसकी? वैल्यू होगी 1 अपॉन में L माइनस एम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू निकाल दो। अल्फा की वैल्यू निकाल सकते होगा, यहाँ से आएगा अल्फा की वैल्यू कितनी? L अपॉन में 3L माइनस एम। पुट कर दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा? 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 9L माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस एम। आ जाएगा। फर्दर इसको और सोल्व करते हैं आगे। फर्दर क्या बोल रहा है ये इससे कट जाएगा, ये एक इससे कट जाएगा, और सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? सॉल्यूशन आएगा कि 2L स्क्वायर डिवाइड बाई 9L माइनस एम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी? 2L स्क्वायर माइनस ऑफ 9L प्लस ऑफ 9m आ गया क्या? 9m, ये तो है। देखो करेक्ट किया गया मैंने। ये इधर जाएगा, इधर आएगा लेफ्ट में, ये आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि L जो है वो रियल है। L रियल होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो रियल बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? D की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, वह जैसे ही लगाएंगे। और D क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव और इसके बराबर कर दो। b क्या है? ये रहा, ठीक है। b की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 81, 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर आ गई, माइनस ऑफ 4। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2, ये 2 आ गई। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 9m आ गई। इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसके बराबर करनी है हमें। 9 से एक 9 उड़ा दो, यहाँ पे 8 बच जाएगा, और सॉल्यूशन क्या आएगा? 9 माइनस 8m, वैल्यू पॉजिटिव इस तरफ खुल रही है यहाँ पर,
इसको उधर भेज दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 9/8। कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 9/8 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आप लोगों के। और ये जो क्वेश्चन था ये वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिक मैथ्स के हिसाब से, थोड़ा मैथ के अंदर मैं ज़्यादा घुस गया राइट, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों को, अगर प्रैक्टिस हो रही होगी तो बहुत बढ़िया बात है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स का जो पार्ट है वो हम खत्म करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं छोटा सा डिफरेंशिएशन पार्ट। डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल के डिफरेंशिएशन बहुत आसान होते हैं। y इज इक्वल टू सपोज ax² प्लस bx प्लस में c दे रखा है, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x का जो पावर होती है उसको आगे लेके आओ और कम कर दो, जैसे कि 2ax हो जाएगा प्लस इसकी पावर b हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो, वापस देख लो। सपोज y इज इक्वल टू x की पावर n हो तो dy/dx कैसे करना है, dy/dx करना है, n आगे लेके आ जाओ, x की पावर n-1 कर दो। ठीक है, ये चीज सब में अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल सपोज y इज इक्वल टू 3x की पावर 3x की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4 आ जाए तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अपन को, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। इसके क्यूब करोगे, नीचे क्यूब आएगा तो x बचेगा, सॉरी आगे आएगा तो कितना आ जाएगा 6x प्लस में 2। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन सिंपल, आराम से कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करना है हमें इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देख लो, देखो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, सपोज कोई फंक्शन आपके पास है f(x) है ना, आपको इंटीग्रेट करना है उसको, या फिर मैं बोल दूं इसको i बोल देता हूं। कोई इंटीग्रल है आपके पास i और उसकी वैल्यू सपोज आपके पास है 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये दे दिया आपको। तो इंटीग्रेट करना है, तो किसी चीज को इंटीग्रेशन करना हो, सपोज किसी x की पावर n को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे होता है उसका इंटीग्रेशन, dx की फॉर्म में इसकी पावर 1 बढ़ा दो और नीचे बढ़ी हुई पावर लिख दो, 1 बढ़ा दो नीचे बढ़ी हुई पावर लिख दो, नीचे बड़ी पावर लिख दी। इसके अंदर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, dx लगा दो यहां पर, तो कितना आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा, नीचे 3 आया वो कट जाएगा। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस ये आ जाएगा x, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा आंसर। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि इंटीग्रेशन सामने आ जाए, ये नीचे भी आ सकता है। कैसे, जैसे सपोज आपके पास इंटीग्रल आ जाए, सिंपल छोटा सा पार्ट है तो मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ। 1/, सपोज कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, इक्वेशन ले लिया अपन ने, सपोज करो कोई x² माइनस 5x प्लस में 6, ये इक्वेशन ले ली और ये dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ गए ना। देखो इसके लिए एक जनरल एक मैंने फंडा बनाया हुआ है, कैलकुलेशन रिजल्ट है, आप सब करते हो वो चीजें। कैसे कि कोई इंटीग्रेशन हो तो आपको क्या करो, नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको क्या कर लो, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये फैक्टर्स बना लिए इसके, ये फैक्टर्स बना लिए। जैसे इसके फैक्टर कन्वर्ट हो जाएं तो इसको एक डायरेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो, 1/α माइनस बीटा, अंदर क्या आ जाएगा 1/x माइनस अल्फा माइनस 1/x माइनस बीटा। ठीक है, ये आएगा, इसको dx कर दो। अब इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करके कुछ नहीं बचता। जैसे ही इसके अंदर सोल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सोल्व करो पहले तो। आप हमें पता है इस इक्वेशन के लिए तो अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2, उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो क्या करोगे, 1/3 माइनस 2, अंदर जाएगा कितना 1/x माइनस 3 माइनस ऑफ 1/x माइनस 2, ऐसे लिख दिया, इंटू dx, ये dx लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आंसर आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 और ये माइनस है तो नीचे लगा दो x माइनस 2 प्लस में c, ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह से हम इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंशिएशन में पढ़ सकते हो। और मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स है वो भी अच्छे से बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले हो तो ले सकते हो। आज की वीडियो में गाइस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, है ना। और
सो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर दो यार, शेयर करने से ही सब कुछ होने वाला है। मैं बहुत बार बोला आप लोगों को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको और वीडियोस देखनी है, टाइम पता चल जाएगा आपको कब वीडियो आएगी, है ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।